हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड की यूनिट 5th का हमारा लेक्चर। ये कौन सा है? सेकंड। तो लेक्चर फर्स्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देख लेते हैं हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑक्यूरेंस एंड आइसोलेशन इन लैंथेनाइड। तो ये सब चीज़ क्या है, ये अलग अलग टॉपिक है। एक टॉपिक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं इसे हिंदी में। दूसरा है इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी यौगिक का निर्माण या फिर संकुल निर्माण भी कह सकते हैं इसे। थर्ड टॉपिक है इसमें ऑक्यूरेंस यानी प्राप्ति और आइसोलेशन यानी पृथक्करण। तो इसमें ये चार टॉपिक इसी वीडियो में मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे और फिर आपका एक टॉपिक बचेगा सैरिक अमोनियम सल्फेट और उसके एनालिटिक यूजेस। तो उसे अगले वीडियो में देख लेंगे हम, ठीक है। वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो इसमें देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 5th और फिर स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 6th एक्टिनाइड, ठीक है। ये लैंथेनाइड है। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। पहला इसमें लैंथेनाइड संकुचन यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ा हुआ है संकुचन क्या होता है। तो जो हमारे लैंथेनाइड है उस श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, लैंथेनाइड तत्वों की आणविक यानी परमाणविक आयनिक त्रिज्या घटती है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो हमारे लैंथेनाइड है उसमें क्या होता है, हम अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारे लैंथेनाइडों के तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या परमाणविक आयनिक त्रिज्या होती है वो घटती है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। जैसे ये वाला था, हमने देखा था, इसमें क्या होता है जो हमारे बाएं ओर होता है यानी Ce उसकी कितनी होती है परमाणु त्रिज्या 103 और जो हमारे दाएं ओर है Lu ये सबसे दाएं ओर है, ठीक है। तो बाएं से हम दाएं जाएंगे तो लगातार घटती जा रही है। इसमें यही कहा है कि हमारी जो लैंथेनाइड है उसमें बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है जिससे उनके आकार क्रमशः घटते हैं। तो अगर आयनिक त्रिज्या घटेगी तो उनके आकार भी घटेंगे जिससे लैंथेनाइड संकुचन होता है। तो इस आकार के घटने को ही हम क्या कहते हैं, हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही याद करना है कि लैंथेनाइड संकुचन क्यों होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड की आयनिक त्रिज्या घटती है जिससे उनके आकार क्रमशः घटते हैं। इसे कहते हैं हम लैंथेनाइड संकुचन। एग्जाम्पल देख लेते हैं Ce3+, Pr3+ और Nd3+। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर देख लेते हैं Ce, Pr और Nd इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी आयनिक त्रिज्या है, इसकी, और सबसे कम इसकी। इसमें ये लिखा है कि सबसे ज़्यादा Ce की, फिर Pr की, फिर Nd की। ये क्या है, हमारे लैंथेनाइड संकुचन के कारण हो रहा है। इसका उदाहरण है TiZrHF। तो ये क्या है, ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। तो इसमें किसकी आयनिक त्रिज्या ज़्यादा है, इसमें Zr की, और इसमें लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही हो रहा है ये सब कुछ। तो हमने जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इनकी आयनिक त्रिज्या क्यों ज़्यादा होती है, इससे क्योंकि इसमें लैंथेनाइड संकुचन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव यानी लैंथेनाइड संकुचन से क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है इसमें लैंथेनाइड संकुचन के कारण हमारे 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु में आयनिक त्रिज्या बराबर होती है। तो इसमें क्या कहा है, हमारे जो 4D और 5D यानी डी ब्लॉक के तत्व में हमने पढ़ा था 4 श्रेणियाँ होती है, पहली 3D, 4D, 5D और 6D। तो हमारे जो 4D और 5D है उनके श्रेणियों में तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या बराबर होती है। उसका कारण क्या है, हमारे लैंथेनाइड संकुचन है, ठीक है। तो मैंने पीछे भी बताया आपको उदाहरण Zr और HF यानी ये 4D का ये तत्व है और ये 5D श्रेणी का तत्व है, कौन सा, HF। तो इन दोनों की जो परमाणु और आयनिक त्रिज्या होती है वो लगभग बराबर होती है। ये लगभग बराबर का निशान है, बराबर का ऐसे होता है लेकिन ये कैसा है, थोड़ा तिरछा है, इसका मतलब है लगभग बराबर, ठीक है। तो इनकी क्या होते हैं, इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है, किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ये इसका एक पहला प्रभाव है। सेकेंड है इसमें लैंथेनाइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों का आयनन विभव 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के आयनन विभव से अधिक होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे 5D श्रेणी के तत्व हैं उसका जो होता है, ये हमारा HF किसका है, 5D का, और ये 4D का, ठीक है। तो इनकी जो आयनिक त्रिज्या है इसमें लिखा है आयनन विभव। तो आयनन विभव का मतलब क्या है, HF की आयनन विभव इससे अधिक होगा, क्यों होगा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण होगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉनों की दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उनके आयनिक विभव भी बढ़ेगा। तो हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ा हुआ है, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और 12th में भी पढ़ा होगा ज़रूर। सेकंड जो हमारा सेकंड टॉपिक था कौन सा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी संकुल या यौगिक निर्माण। तो देख लेते हैं, ये जो था हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी यौगिक निर्माण। तो इसे देख लेते हैं सेकंड को।
तो लैंथेनाइड के यौगिक या संकुल निर्माण निम्न प्रकार होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इनके यौगिक, यानी ये किस किस तरह से हम अपने कंपाउंड या फिर यौगिक बना सकते हैं या संकुल बना सकते हैं। ए है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +3 के यौगिक। तो मैंने आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बताई भी है क्या क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था +3 वाले देख लेते हैं यौगिक कौन कौन से बनाते हैं। फर्स्ट है इसमें ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी लवण। तो ऑक्सी अम्लों से बने लवणों को क्या कहते हैं, हम ऑक्सी लवण कहते हैं। तो ऑक्सी अम्ल लेंगे, उससे क्या बनाएंगे हम, ऑक्सी लवण। तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, Ln2O3 यानी लैंथेनाइड ऑक्साइड लिया हमने। तो ये लिया +3H2SO4। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बना लेंगे लैंथेनाइड सल्फेट यानी LnSO4। ये Ln है, ये SO4 से क्रिया कर लेगा और ये H2O से क्रिया कर लेगा, यहाँ बन जाएगा H2O। ये है ऑक्सी लवण, जल में विलय होते हैं। ये जो हमारे ऑक्सी लवण ये वाला बना, ये कैसे होता है, जल में विलय होता है। सेकेंड है इसमें लैंथेनाइड ऑक्साइड देख लेते हैं। तो लैंथेनाइड किससे क्रिया करेगा, आपके बार ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड बनाएगा। तो लैंथेनाइड धातु को ऑक्सीजन में गर्म करके लैंथेनाइड ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो लैंथेनाइड लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके लैंथेनाइड ऑक्साइड बना लेंगे। तो सभी ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये याद करने वाले पॉइंट है कि जो हमारे लैंथेनाइड ऑक्साइड हैं वे सभी कैसे होते हैं, क्षारीय। थर्ड है इसमें द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट देख लेते हैं। लैंथेनाइड लवण बड़ी संख्या में द्विक लवण बनाते हैं। तो द्विक लवण आपने जरूर पढ़ा होगा, 11th में भी था, 12th में भी था, ठीक है। द्विक लवण का एग्जांपल है इसमें Ln2SO4 का होल थ्राइस इंटू 3Na2SO4 इंटू 12H2। ये क्या हमारा द्विक सल्फेट, ये एक उदाहरण है, ये याद कर लेना। इसका पूरा एक ही यौगिक है ये, ठीक है। फोर्थ है इसमें लैंथेनाइड हैलाइड। तो इसमें नाम से पता चल रहा होगा लैंथेनाइड किससे क्रिया करेगा, हैलाइड से यानी हैलोजन से। तो निर्जल लैंथेनाइड क्लोराइड, जो हमारा लैंथेनाइड है वो किससे, क्लोराइड को क्लोराइड से क्रिया करके बना लगा लैंथेनाइड को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो हमारे लैंथेनाइड क्लोराइड है, ये हमारा लैंथेनाइड क्लोराइड है, उसको कैसे प्राप्त होगा, लैंथेनाइड को क्लोरीन से क्रिया करने पर, ठीक है। तो लैंथेनाइड और क्लोरीन आपस में क्रिया कर लेंगे और बना लेंगे लैंथेनाइड क्लोराइड। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 वाले यौगिक। तो हमने कौन सा देखा, +3 वाले देखे। अब देख लेते हैं +2 वाले। तो पहला है इसमें ऑक्साइड। तो ऑक्साइड बनाते हैं कौन, हमारे लैंथेनाइड्स। तो निम्न ऑक्साइडों में केवल NDO और SMO दोनों चमकीले पीले। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे ऑक्साइड है उसमें केवल क्या बनते हैं, NDO और SMO। ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों चमकीले पीले होते हैं। और एक EUO बनता है, उसका रंग होता है गहरा लाल। तथा YB, ये Y है, YBO यानी सफ़ेद भूरा का ही अस्तित्व पाया जाता है। यानी कितने होते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 तत्व होते हैं, यानी 4 यौगिक होते हैं। यही क्या होते हैं, हमारे ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे लैंथेनाइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, या इसका हम कह सकते हैं कि ये 4 तत्व ही करेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, और कोई भी तत्व नहीं करेगा लैंथेनाइड श्रेणी में, ठीक है। तो इन चारों का ही अस्तित्व पाया जाता है ऑक्सीजन ऑक्साइडों में। तो ये कैसे होते हैं, विद्युत रोधी यानी अर्धचालक होते हैं। यानी अर्धचालक का मतलब होता है विद्युत के चालक होते हैं, यानी कभी कभी चालक भी होते हैं, कभी अचालक, यानी अर्धचालक यानी कम होते हैं चालक। सेकेंड है इसमें हैलाइड, ऑक्सीकरण अवस्था +2 प्रदर्शित करने वाले, जैसे ND, ये कैसे होते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और SMB, EU और YB, ये 4 ही क्या होते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कौन कौन से तत्व करते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइड द्वारा ठोस हैलाइड बनाते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, डाई हैलाइड। सिर्फ यही 4 तत्व बनाएंगे, ऑक्साइड भी यही बनाएंगे और हैलाइड भी यही है, क्योंकि इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था सिर्फ इन 4 तत्वों की ही होती है लैंथेनाइड श्रेणी में। थर्ड है इसमें अन्य यौगिक देख लेते हैं, LnCl2, LnBr2, LnI2, ये क्या है, अन्य एग्जाम्पल है। C है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था +4 वाले यौगिक। तो +4 वाले देख लेते हैं। तो +4 जो हमारे सीरियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी सीरियम होता है उसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +4। तो पहला इसमें सीरियम ऑक्साइड। तो सीरियम ऑक्सीजन से क्रिया करके CuCeO2 बना लेगा। सेकेंड इसमें सैरिक सल्फेट CeSO4 का होल ट्वाइस बन जाएगा। थर्ड इसमें स्थायी संकुल बना लेते हैं ये सीरियम। तो NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6, ये हमारा अमोनियम सीरियम नाइट्रेट। तो ये सारे सिर्फ ये जो हमारा +4 है वो कौन सा होता है, सीरियम ही हमारे +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके ये यौगिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ लैंथेनाइड, यानी लैंथेनाइडों की प्राप्ति। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, इसमें से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। अब देख लेते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ लैंथेनाइड, उसके बाद देखेंगे आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड्स।
तो ओक्यूरेंस देख लेते हैं। तो लैंथेनाइडों की प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट खनिज से होती है। तो ओक्यूरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी लैंथेनाइडों की प्राप्ति की, हमें लैंथेनाइड की प्राप्ति कैसे होती है, हम उसे कैसे खोज सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इन्हें कैसे बना सकते हैं, यानी खोज सकते हैं। लैंथेनाइडों की प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट खनिज से होती है। तो खनिज का मतलब आपको पता ही होगा, 12th में ज़रूर पढ़ा होगा आपने। मोनोजाइट यानी एक खनिज है, यानी प्रकृति में जो अपने ही रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, खनिज। तो खनिज हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। कौन सा खनिज लेंगे हम, मोनोजाइट। तो मोनोजाइट से ही हम क्या बनाएंगे, लैंथेनाइड। तो इसे बनाने की विधि देख लेते हैं कैसी कैसी होती है। ए है इसमें खनिज का सांद्रण। तो हमें मोनोजाइट पहले प्रकृति से प्राप्त हुआ, फिर हमने खनिज का क्या करेंगे, सांद्रण। तो सांद्रण पता ही होगा, यानी उसे सांद्रित करेंगे। सांद्रित का मतलब क्या होता है, मोनोजाइट से लैंथेनाइड को अलग करना। तो मोनोजाइट खनिज का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से प्रारंभ किया जाता है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि भी आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, मोनोजाइट खनिज को बारीक पीस लिया जाता है, यानी जो हमने, जैसे हमें कोई पदार्थ मिला इसे कहते हैं मोनोजाइट, ठीक है। तो मोनोजाइट जैसे हमें कोई ये पदार्थ मिला, इसे क्या कहेंगे हम, छोटे छोटे पीसों में बांट लेंगे, यानी बारीक पीस लेंगे इसे, ठीक है। तो हमने बारीक पीस लिया इसे, फिर क्या करेंगे, फिर जल के प्रवाह के साथ खंगालेंगे, यानी इसे धोएंगे किसमें, जल में। यानी खंगालना आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। पर मोनोजाइट के भीतर रेत के भारी टुकड़े पृथक हो जाते हैं। तो इसमें हम अगर खंगालेंगे जल में तो मोटे कण अलग और छोटे कण अलग हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं हम, पृथक हो जाते हैं। अन्य अशुद्धियाँ पानी के साथ बहकर पृथक हो जाती है, यानी अशुद्धियाँ यानी मिट्टी विट्टी कुछ धूल फूल होगी, वो पानी के साथ मिलकर बह जाएगी, अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है, फिर क्या करेंगे, मोनोजाइट के भारी कणों को सुखाकर चुंबकीय पृथक्करण में लाया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण भी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, चुंबक की सहायता से हम छोटे छोटे कणों को अलग करते हैं और जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो फिर मोनोजाइट को भारी कणों के साथ सुखाकर चुंबकीय पृथक्करण में लाया जाता है। यहाँ मोनोजाइट अन्य पदार्थों से कम चुंबकीय होने के कारण पृथक हो जाते हैं। तो हमारे जो मोनोजाइट है वो कैसे होते हैं, कम चुंबकीय होते हैं, तो वे अलग हो जाते हैं। और जो अधिक चुंबकीय होते हैं वे चुंबक पर चिपक जाते हैं, उसे कहते हैं हम चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये भी आपने जरूर पढ़ी होगी 12th में। इसका औसत संगठन देख लेते हैं। जो हमें अब मिश्रण प्राप्त हुआ है, ये जो हमने चून पीस कर अलग किया था, फिर उसे खंगाला था, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या मिलता है। फिर हमें मिलता है उसमें THO2, इसमें ये होता है 7.5%। Ce2O3 मिलता है, ये होता है 30%। दुर्बल मृदा होती है, इसमें ये होता है 32%। P2O5 मिलता है, इसमें 29% होता है। SiO2 मिलता है, उसमें ये क्या कितना होता है, 1.5%। तो हमें जो चूर्ण मिला उसमें ये सब चीज़ प्रेजेंट होती है। अब देख लेते हैं इसमें से हम लैंथेनाइड्स को कैसे अलग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इसमें खनिज को तोड़ना। तो जो हमें मोनोजाइट खनिज था उसे हमने खंगाला, सुखाया है और चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग किया। उसके बाद हमें जो संगठन मिला था उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी खनिज को तोड़ेंगे। तो सांद्र H2SO4 द्वारा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सांद्रित मोनोजाइट खनिज, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप था खनिज का सांद्रण। तो सांद्रित जो हमें सांद्रित मोनोजाइट खनिज मिला उसका क्या करेंगे हम, ठीक है। फिर उसको लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 210 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 के साथ 4 घंटे तक गर्म करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या डाला, उसमें सांद्र H2SO4 डाल दिया और उसे क्या करा, 4 घंटे तक गर्म किया, ठीक है। एक बीकर लेंगे, उसमें उस मोनोजाइट खनिज को डाल देंगे, फिर H2SO4 डाल देंगे, उसे 4 घंटे तक गर्म करेंगे। तो फिर हमें क्या मिलता है, विस्कस पेस्ट मिलता है, यानी एक विस्कस पेस्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है 4 घंटे बाद। फिर जल के साथ उपचारित करने पर, यानी जल के साथ हम उसे उपचारित करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे और विलयन मिलेगा। तो अवशेष में क्या होता है, सिलिका और जिरकॉन। तो सिलिका और जिरकॉन को अलग कर देते हैं, ये अवशेष है, यानी इसे हटा देते हैं। और हमें क्या लेना है, फिर यहाँ पे विलयन लेना है। तो जो हमारा विलयन मिला उसमें क्या होता है, लैंथेनाइड एवं थोरियम के सल्फेट प्लस H3PO4, ये सब चीज़ उस विलयन में मौजूद होता है। फिर हम क्या करेंगे, उस विलयन का तनु करके, यानी तनु करके मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, फिर करेंगे Na2P2O7 के साथ उपचारित। तो उसमें क्या करेंगे, हम Na2P2O7 डाल देंगे, उसके साथ उपचारित करेंगे। फिर हमें अवशेष मिलते हैं THP2O7 का होल ट्वाइस। तो इसे हम अलग कर देते हैं, ये अवशेष अलग कर देते हैं। फिर हमें निस्यंदन के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ। इस जो हमारा ये था उसे क्या कहते हैं, निस्यंदन H2C2O4 अम्ल के साथ उपचारित करके हमें मिलेगा LN3C2O4 का होल थ्राइस, और उसमें ही होता है THC2O4 का होल ट्वाइस इंटू, और अलग होता है ZrO यानी C2O4। ये 3 यौगिक मिलते हैं हमें उसमें, ठीक है, किसमें, जिसमें हमने उपचारित किया।
फिर हम फिर से क्या करेंगे, इसमें से अवशेष अलग कर देंगे, यानी Ln3C2O4 का होल थ्राइस, और इसमें से एक विलयन मिलता है THC2O4 का होल ट्वाइस ZrOC2O4। तो अब की बार इस विलयन को अलग कर देंगे, जो हमारा अवशेष मिला Ln3C2O4O3 यानी होल 3। ठीक है, इसको लेंगे। अब की बार अवशेष की आवश्यकता है हमें, इस विलयन को अलग कर देंगे। तो अब देखते हैं अवशेष के बाद क्या आता है। तो हमें जो अवशेष मिला उसे क्या करेंगे हम, सांद्र H2SO4 व Na2SO4 इनके साथ क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा हल्के लैंथेनाइड के डबल सल्फेट और भारी लैंथेनाइड के सामान्य सल्फेट। तो यही है हमारी इसके ओक्यूरेंस यानी लैंथेनाइड को प्राप्ति, यानी हमें हल्के और भारी लैंथेनाइड यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आइसोलेशन, यानी इनमें से आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लैंथेनाइड का पृथक्करण। तो हमें जो हल्के और भारी लैंथेनाइड मिले, यानी इनके डबल और सामान्य सल्फेट मिले, इनमें से हम अलग अलग लैंथेनाइड, यानी लैंथेनाइड श्रेणी में तो बहुत सारे तत्व हैं, उनको अलग अलग कैसे करते हैं, तो उसी क्या कहते हैं, पृथक्करण, यानी आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइडों का पृथक्करण। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व के भौतिक एवं रासायनिक खनिज गुणों में पर्याप्त समानता पाई जाती है, जिससे लैंथेनाइड तत्वों का एक दूसरे से पृथक कठिन एवं जटिल हो जाता है। तो इसमें क्या मतलब है, जो हमारे लैंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्व हैं उनमें क्या पाई जाती है, समानता, यानी बहुत सारे जो तत्व हैं वे एक जैसे ही होते हैं, यानी बहुत कम असमानता पाई जाती है। ठीक है, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं अधिकतर। तो इससे लैंथेनाइडों को यानी अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। उनकी विशेषता देख लेते हैं। लैंथेनाइडों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो लैंथेनाइडों की विशेषता देख लेते हैं पहले। फर्स्ट इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज यानी अयस्कों में सभी लैंथेनाइड एक साथ पाए जाते हैं। जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं जो खनिज या फिर अयस्क, उसमें क्या होते हैं, सभी लैंथेनाइड एक साथ, यानी जो मैंने बताया कि प्रकृति से एक खनिज पाया जाता है मोनोजाइट, तो मोनोजाइट से हम लैंथेनाइड्स अलग अलग करते हैं, अलग अलग तत्व इसमें से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे तत्व इसी एक ही मोनोजाइट में पाए जाते हैं, इसे कहते हैं प्रकृति में एक साथ पाया जाना। सेकेंड है इसमें लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में सूक्ष्म अंतर होता है। तो इसमें ये कहा है जो हमारे लैंथेनाइड जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में कम अंतर होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी ली होगा पिछली वीडियो में। थर्ड पॉइंट है इसमें लैंथेनाइड तत्वों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, तो इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3। फोर्थ है इसमें इनके आयनों के रंग में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। ठीक है, इनके रंग भी समान होते हैं। फिफ्थ है इसमें इन तत्व के रासायनिक गुण एवं दूसरे से लगभग समान होते हैं। तो इन तत्व के जो रासायनिक गुण हैं वे एक दूसरे से समान होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड। ठीक है, यानी लैंथेनाइड का पृथक्करण। तो उसके पृथक्करण की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे सामान्य विधि है, कौन सी, आयन विनिमय विधि। तो इस विनिमय विधि को देख लेते हैं। आइसोलेशन आपके बुक में बहुत सारी विधियाँ होंगी, लेकिन जो आयन विनिमय विधि है ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आयन विनिमय विधि। तो इसमें देख लेते हैं लैंथेनाइड तत्वों को पृथक करने की यह आधुनिक एवं सबसे प्रभावी विधि है। यानी लैंथेनाइड को हम पृथक्करण ही तो पढ़ रहे हैं लैंथेनाइडों का। ठीक है, उसको पृथक करने की ये सबसे आधुनिक यानी नई और सबसे प्रभावी यानी सबसे उचित विधि है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे लैंथेनाइड आयन है वे कैसे होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है धनायन व ऋणायन, दूसरा कैसे होता है, ऋणायन। तो जो हमारे धनायन है उनके विनिमय पर इसे क्या कहते हैं, धनायन विनिमय, तथा ऋणायन के विनिमय होने पर क्या कहते हैं, इसे ऋणायन विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें लैंथेनाइड आयनों के विलयन को डोवेक्स 50 जैसे सिंथेटिक आयन विनिमय रेजिन के कॉलम से गुजारा जाता है। तो हमें लैंथेनाइड आयन प्राप्त हुए उसके विलयन जो है हम कैसे करेंगे, उसे डोवेक्स 50 जैसे सिंथेटिक आयन विनिमय रेजिन, यानी ये जो एक रेजिन है उसका नाम क्या है, डोवेक्स 50। तो इस रेजिन का नाम है डोवेक्स 50, इसके कॉलम में से गुजारा जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारा डोवेक्स 50 होता है उसमें क्या पाया जाता है, SO3H पाया जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है किसका, SO3H। तो क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो हमारा डोवेक्स 50 है उसमें ये पाया जाएगा। तो हमारा जो लैंथेनाइड है उस पर एक 3 पॉजिटिव होता है, यानी इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो ये इससे क्रिया करके क्या बना लेते हैं हमारे आयन रेजिन पर, यानी SO3 से क्रिया से H पॉजिटिव आयन को हटा दे। इसके रिएक्शन देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लैंथेनाइड लेंगे और यहाँ पे HR, यानी R का मतलब क्या है, रेजिन। रेजिन में क्या है, SO3H है, यहाँ पे क्या है, SO3H मान लेंगे R की जगह। यहाँ पे लिख ले तो R की जगह SO3H। ठीक है,
तो Ln ये इससे क्रिया कर लेगा तो ये द्रव है, ये ठोस है, ये आपस में क्रिया करके Ln R से क्रिया कर लेगा तो Ln R3 बन जाएगा। यहाँ पे कितने बच्चे H3, तो 3H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ये लिखा था कि जो हमारे SO3H में से ये H बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह Ln आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इस प्रकार सभी लैंथेनाइडों के आयन ठोस रेजिन में आ जाता है। तो इसी प्रकार जैसे लैंथेनाइड रेजिन से क्रिया करके रेजिन में आ गया, उसी प्रकार अन्य भी लैंथेनाइड इससे क्रिया करके इसमें आ जाएंगे। Ln का मतलब है यहाँ पे लैंथेनाइड नहीं है, यहाँ पे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, ठीक है। अब रेजिन से आयनों को अमोनियम साइट्रेट यानी साइट्रिक अम्ल द्वारा इल्यूट करके निकालते हैं। तो हमारा जो रेजिन है, जैसे हमारे रेजिन में ये लैंथेनाइड्स आ गए बीच में, उसे कैसे निकालेंगे हम? साइट्रिक अम्ल द्वारा इल्यूट करके निकालेंगे, ठीक है। तो हमने लैंथेनाइड रेजिन यानी लैंथेनाइड रेजिन लिया और प्लस NH4 पॉजिटिव, तो ये इसी क्रिया करके बना लेंगे NH4। ये R रेजिन यानी रेजिन की जगह हम R लिख देंगे, तो ये इसी क्रिया कर लेगा और हमें यहाँ पे लैंथेनाइड्स प्राप्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी सारे ये जो हमारे कंपाउंड है इन सब से अलग हो जाएंगे लैंथेनाइड। तो हमें यहाँ से क्या किसकी प्राप्त होगी? लैंथेनाइड्स की। तो लैंथेनाइड्स को हम क्या कर लेते हैं? सिट्रेट आयन की, जो हमने पीछे पढ़ा अभी, सिट्रेट आयन से इसका कर लेते हैं, फिर क्या मिलता है हमें? Ln सिट्रेट संकुल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार L3 पॉजिटिव आयन सिट्रेट आयन से क्रिया करके Ln सिट्रेट संकुल बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, यही कहा है, ये वाली थ्योरी इसके ऊपर ये कि Ln3 पॉजिटिव आयन सिट्रेट आयन से क्रिया करके Ln सिट्रेट संकुल बना लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब यह सिट्रेट संकुल के रूप में कॉलम तल तक पहुंचने लगता है। तो हमारा जैसे हमने बीकर लिया हुआ है कुछ, उनमें ये सिट्रेट संकुल भरा हुआ है, तो ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, कौन? हमारे लैंथेनाइड। इसमें ये कहा है तल तक पहुंचने लगते हैं। कॉलम के तल में आने वाले विलयन को ऑटोमेटिक फ्रैक्शन कलेक्टर स्वचालित प्रभावी द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। जो हमारे नीचे बैठे हुए जो हमारे ये जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं, उन्हें किसके द्वारा? ऑटोमेटिक फ्रैक्शन कलेक्टर द्वारा इन्हें अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होते हैं? हमें व्यक्तिगत तत्वों का पृथक्करण किया जाता है। यानी व्यक्तिगत तत्व का मतलब क्या? अलग अलग तत्व। लैंथेनाइड श्रेणी में अलग अलग तत्व हैं, यानी व्यक्तिगत तत्व, अलग अलग तत्वों को पृथक कर लिया जाता है। तो यही थी इसकी आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।